अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स और व्यूवर्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुशामदीद। आज का जो टॉपिक चुना आपके लिए बात करने के लिए, गुफ्तगू के लिए, वो आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये डायग्राम आप काफ़ी वीडियोस में देख रहे होंगे, जो अब तक साफ़ नहीं हुई है बोर्ड पे से, अभी तक लिखी हुई है स्प्रिंग मास सिस्टम। क्योंकि ये वेरी फर्स्ट डायग्राम है आपके इस यूनिट नंबर 10 की, जो नई बुक पब्लिश होकर आई है। और इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस पर हम डायग्राम पे हमने तफसीली गुफ्तगू की है एक वीडियो में। उसका नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ बॉडी अटैच टू एन स्प्रिंग। उसमें तफसील से ये कैसे वाइब्रेट कर रही है, इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों है। क्योंकि हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होती, लेकिन हर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी होती है। इस पर हमने बहस की थी और इसकी मोशन को सिंपल हार्मोनिक प्रूफ किया था। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए शर्त ये होती है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। तो सब इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, उस पर बात करनी थी आपसे। होता ये है कि जब आप इस बॉडी को यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं, मीन पोजीशन से स्पाइन पर लाते हैं और छोड़ते हैं, तो ये बॉडी बिगिन टू ऑसिलेट। मीन पोजीशन होके दाएँ बाएँ वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करती है। अब आपने तो फोर्स हटा दी, तो किस फोर्स के तहत ऐसा होता है, तो उसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो अगर किसी सिस्टम पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रही हो, असल में दो चीज़ें होती हैं, एक डिफॉर्मेशन और एक कहलाता है रिस्टोरेशन। क्या याद रखिएगा? डिफॉर्मेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, ये इम्पॉर्टेंट वीडियो। डिफॉर्मेशन और दूसरी चीज़ क्या कहलाती है? रेस्टोरेशन। इसमें फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? डिफॉर्मेशन और रेस्टोरेशन में डिफरेंस क्या है? तो जो डिफॉर्मेशन है, इसका मतलब होता है बिगाड़ देना, असल शेप को बिगाड़ देना। और रिस्टोरेशन का मतलब होता है बहाल, संवार देना। क्या करना? संवार देना, बिगड़ी हुई हालत को सहारा दे देना, बिगड़ी हुई हालत को संभाल लेना। अब यहाँ पे डिफॉर्मेशन और रेस्टोरेशन क्या है, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो स्प्रिंग की असल लेंथ यहाँ से यहाँ तक थी, ये इसकी संवरी हुई हालत थी। किसी ने फोर्स अप्लाई की बॉडी को और खींच दिया, तो स्प्रिंग भी खिंच गया, तो उसकी हालत में बिगाड़ पैदा हो गया। इसको कहते हैं इंग्लिश में डिफॉर्मेशन पैदा हो गया। अच्छा, अब यहाँ दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन पैदा होती है, तो या तो वो मुस्तकिल हो जाती है, या दूसरी सूरत क्या होती है कि वो डिफॉर्मेशन रिड्यूस होती है, यानी दोबारा रेस्टोरेशन की तरफ बॉडी आ जाती है। स्प्रिंग या जितनी भी इलास्टिक बॉडीज़ हैं जिनमें आप डिफॉर्मेशन पैदा करते हैं, तो इलास्टिक बॉडीज़ में ख़ासियत ये होती है कि वो अपने अंदर पैदाशुदा बिगाड़ को बहाल करने की तरफ माइल होते हैं। यानी वो चाहते हैं कि फ़ौरन अपनी बिगड़ी हालत को संवार लें, और ये काम करती है रिस्टोरिंग फोर्स। यानी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, स्प्रिंग पे लगाते हैं ख़ास तौर से, और हटाते हैं अपनी फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स जाग जाती है। वो चाहती है कि दोबारा बॉडी असल शेप में आ जाए, असल पोजीशन पे आ जाए। तो हर वो वाइब्रेटरी मोशन जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद होती है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के इंपॉर्टेंट फीचर में से पहला है। सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिस्टोरिंग फोर्स जब तक नहीं होगी, बॉडी कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट नहीं करेगी। अब देखिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, वाइब्रेटरी मोशन तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। अब मिसाल के ऊपर मैं यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ गया, उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया, फिर मैं दोबारा यहाँ आ गया, फिर उसके बाद मैं दोबारा यहाँ आ गया। अब मेरी मोशन टू एंड फ्रो है और बैक एंड फोर्थ है, वाइब्रेटरी मोशन है। तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक। क्योंकि जब मैं एक पॉइंट से चलें, ये मेरी मेन पोजीशन है, यहाँ से मैं लेफ़्ट पर गया, तो वापस लाने के लिए क्या कोई रिस्टोरिंग फोर्स थी, या मैंने खुद ही फोर्स अप्लाई की अपनी बॉडी पर और मैं खुद को लेकर आ गया? यस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद नहीं थी, कि आपने फोर्स हटाई और रिस्टोरिंग फोर्स आपको खींच के यहाँ लेकर आ गई। ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। तो बहुत सारी वाइब्रेटरी मोशंस में ऐसा ही होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद नहीं होती, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन तो होती है ना। तो याद रखिएगा, इसके इंपॉर्टेंट फीचर में सबसे पहली चीज़ क्या है? देयर इज़ अ रिस्टोरिंग फोर्स। क्या होनी चाहिए? पूरा नाम है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, जो बॉडी में पैदाशुदा बिगाड़ को क्या कर दे? बहाल कर दे, संवार दे। ये पहला फीचर आ गया। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। ओके।
होता ही है कि जब आप रिस्टोरिंग फोर्स के तहत इसको छोड़ते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स जाग जाती है और बॉडी में पैदाशुदा बिगाड़ को बहाल करने की कोशिश करती है और बॉडी मीन पोजीशन की तरफ आती है। तो जब ये मीन पोजीशन की तरफ आ गई और स्प्रिंग ने अपनी असल लंबाई अख्तियार कर ली, तो अब क्या रिस्टोरिंग फोर्स को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? तो जवाब बिल्कुल सादा है कि रिस्टोरिंग फोर्स चूँकि बॉडी मीन पोजीशन पर आ गई और संवर गया, असल लेंथ एडॉप्ट हो गई स्प्रिंग की, तो मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स को क्या हो जाना चाहिए? ज़ीरो। मैं माइनस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अपोजिट इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होती है रिस्टोरिंग फोर्स, इसलिए माइनस लगा के भी इसको शो करते हैं, ना भी लगाएं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गई? ज़ीरो। जब फोर्स ज़ीरो हो गई तो बॉडी रेस्ट में आ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये जो बॉडी पॉइंट ए से चली, जब मीन पोजीशन पर पहुंचती है तो रिस्टोरिंग फोर्स ख़त्म होने के बावजूद मोशन ख़त्म नहीं होती। अब मोशन ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? ये ऐसी मिसाल है, अगर आप झूला झूल रहे हैं, जब ऊपर से झूला झूलते हुए आप नीचे आते हैं, टहनी के साथ नहीं रस्सियाँ बंधी होती हैं, पटरे पे बैठ के बच्चे झूला झूल रहे होते हैं, अगर आप ऊपर से झूलते हुए नीचे आएँ और पैर नीचे ना लगाएं और ना कोई आपको रोके कोई दूसरा, और आप चाहें कि रुक जाएं तो रुक जाएंगे? क्या आपको रोक सकते हैं वहाँ पर मीन पोजीशन पर आने के बाद? नहीं। तो क्यों नहीं रोक सकते? उसकी वजह बयान की थी पिछली वीडियोस में, डैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया। क्या कहते हैं उसे? हर बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम है इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है? हर जिस्म, जितनी भी मेटलिस्टिक बॉडी है, ऑलवेज ऑफर आ रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। कि मादे की वो खसूसियत, मैटर की वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी बिना पर वो अपने अंदर पैदाशुदा, अपने अंदर जो हालत की तब्दीली है उसके ख़िलाफ़ एक मुज़ाहमत पेश करता है, यानी वो अपनी हालत को चेंज नहीं करना चाहता। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो रुकना नहीं चाहती, और रुकी हुई है तो मूव करना नहीं चाहती। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इनर्शिया है। इसकी हमने उस वक्त भी मिसाल दी थी कि अगर ट्रक स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो मूव नहीं करना चाहता, ये वजह है कि इंजन को फोर्स लगानी पड़ती है उसको मूव करने के लिए। इसी तरीके से कोई ट्रक वही हरकत करता हुआ ट्रक आ रहा है, तो वो आप चाहें कि रुक जाए तो ख़ुद ब खुद नहीं रुकता। आप क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं, या ग्रेविटी या फ्रिक्शन या दीगर जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं वो जागती हैं तो वो उसको रोक देती हैं। अगर अपोजिट फोर्सेस, रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं हो तो आप बॉडी सेट इन टू मोशन, ऑलवेज रिमेन इन मोशन, नेवर बी स्टॉप, कभी भी नहीं रुकेगी वो। जिस तरह एस्ट्रॉइड्स खला के अंदर फ्री स्पेस पे मूव कर रहे हैं मुसलसल ज़ीरो ग्रेविटी के अंदर, वहाँ उनको रोकने वाला सिवाय खुदा की ज़ात के कोई नहीं। इज़ डेट क्लियर? ओके, कहीं और चले गए फिर। तो आपने देखा, तो दूसरी चीज़ क्या है? इनर्शिया है, जिसकी वजह से बॉडी रुकती नहीं, अपनी हरकत टूवर्ड्स लेफ़्ट जारी रखती है। जब ये इस तरफ आएगी लेफ़्ट की तरफ बॉडी, तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होने लगेगा, वेलोसिटी कम होने लगती है, फिर वापस पलटता है जिस्म। ओके, पूरी स्टोरी फिर हमने डिस्कस की थी वो इसकी वीडियो के अंदर, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ बॉडी अटैच टू एन स्प्रिंग में। तो दूसरी चीज़ क्या है? देयर इज़ इनर्शिया। क्या होना चाहिए? देयर इज़ इनर्शिया होता है इसमें। देयर इज़ इनर्शिया इन द सिस्टम या इन द बॉडी। जो सिस्टम है उसके अंदर क्या होना चाहिए? इनर्शिया। अगर इनर्शिया सिस्टम में नहीं होगा तो कभी भी फिर ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं होगी, याद रखिएगा। इनर्शिया ये इसके दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स में से है। अब इनर्शिया ही नहीं होगा तो अजीब बात नहीं हो गई। यानी इसका मिसाल ये हो गई, कुर्सी को मैंने वहाँ से उठा के इधर लेके गया, रिस्टोरिंग फोर्स तो है नहीं, दोबारा ही खींच के दोबारा यहाँ लेकर आए और बीच में आके रुक गई। यानी कुर्सी को यहाँ लेकर गए और फिर यहाँ लेकर आए, फिर बीच में ला के रोक दिया, यानी खुद ब खुद ही कुर्सी रुक गई। रोकना भी नहीं पड़ा, खुद ब खुद ही रुक गई, क्यों? एनर्जी ही नहीं था। ये मिसाल बन नहीं रही है वो वाली, लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इनर्शिया होना चाहिए। जब तक सिस्टम में इनर्शिया नहीं होगा तब तक जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने प्रूव की थी कि जब बॉडी ऑसिलेट कर रही होगी मीन पोजीशन के दाएं बाएं तो इसमें एक्सेलरेशन तो होगा। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं। तो क्या इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा? जाहिर है। कहाँ वेलोसिटी मिनिमम होगी? तो ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे भी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि यहाँ बॉडी एक लम्हे के लिए ठहरेगी, ज़ीरो होगी वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन, इस पर भी हमने बात की थी। एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या वो भी ज़ीरो होगा? नहीं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो आप तवज्जो से समझ लें। जब वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो है, बॉडी रुकी हुई है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो थोड़ी है। एक्सेलरेशन इज़ मैक्सिमम।
एक्सेलरेशन क्या है, वो मैक्सिमम है। मैं इसके लिए मैक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ए इज़ इक्वल टू मैक्स, मैक्सिमम होगा। लेकिन जो अमूमन रेक्लिनियर मोशंस होती हैं उसमें जब कार रुकी होती है, वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होता है। लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का खासा है कि यहाँ पे वेलोसिटी तो है ज़ीरो, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम। उसके बाद क्या होगा, जब बॉडी बिगिंस टू मूव करने लगेगी तो वेलोसिटी में आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इजाफा होगा, बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पर आकर वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन क्या होगा तो आप भी मैक्सिमम बोल देंगे, नहीं, ज़ीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब लेफ़्ट साइड पे बॉडी अपनी हरकत जारी रखेगी तो स्प्रिंग फिर वेलोसिटी में कमी होगी, क्योंकि स्प्रिंग कॉम्प्रेस होना शुरू हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन पलट जाएगी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी कम होगी, यहाँ तक कि इस दूसरी पोजीशन बी पर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। लेकिन एक्सेलरेशन दोबारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो पता चला कि जो पॉइंट ए, पोजीशन ए और पोजीशन बी हैं, वाइब्रेटिंग लिमिट्स या एक्सट्रीम पोजीशंस, उस पर वेलोसिटी तो ज़ीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। ये क्वेश्चन पैदा हो गया। दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। क्यों? तो इसका जवाब न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन है। न्यूटन ने बताया था कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एक्सेलरेशन। यानी इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन फोर्स। जब आप कहीं एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है वहाँ फोर्स है, और जहाँ फोर्स है इसका मतलब है वहाँ एक्सेलरेशन मौजूद है, चाहे बॉडी मूव करे या ना करे। नहीं समझे बात को? देखें यहाँ पे और कीजिए ज़रा। जब इस पॉइंट पर थे तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, इसका मतलब है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक इस पर फोर्स नहीं लग रही, बिल्कुल लग रही है। जब इस पॉइंट पर बॉडी मौजूद है तो रिस्टोरिंग फोर्स तो यहाँ मैक्सिमम अप्लाई हो रही होगी इसके ऊपर, ताकि हाथ छोड़ें आप, इसको रिलीज़ करें और फिर वो रिस्टोरिंग फोर्स अपना काम दिखाए और तेज़ी से लेके भागे। इसका मतलब है यहाँ पर चूँकि फोर्स मौजूद है तो ये इस बात का सबूत है कि एक्सेलरेशन भी मौजूद है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, क्योंकि बॉडी ठहरी हुई है। इज दैट क्लियर? तो ये जवाब है। चूँकि फोर्स मौजूद है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मौजूद होगा। जब बॉडी मूव करना शुरू करेगी और इस पॉइंट पर आएगी तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी रफ्तार। झूला झूल रहे होते हैं ना आप, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो नीचे बीच में क्या होता है, झूले की रफ्तार सबसे ज़्यादा, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों एक्सेलरेशन ज़ीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम। वेलोसिटी अब इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकती, चेंज ही नहीं आ सकता वेलोसिटी में, अब वही वाली बात, चेंज ही नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो। एक तो जवाब ही है। दूसरा, अब यहाँ पर पहुँचकर रिस्टोरिंग फोर्स कितनी हो जाएगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ज़ीरो हो गई। जब रिस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो हो गई, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी मीन पोजीशन पर आ गई, रिस्टोरिंग फोर्स का खेल ख़त्म, तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, लेकिन वेलोसिटी मौजूद है और मैक्सिमम है। तो आपने गौर किया, वेलोसिटी मैक्सिमम है लेकिन उसके बावजूद एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और ये इसके रीज़न है। फिर लेफ़्ट पर आने लगेगा तो यहाँ पे वजह बता दी, वेलोसिटी दोबारा ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स फिर मैक्सिमम हो गई, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। इसकी मैं आपको एक मिसाल दूँ, कार या ट्रांसपोर्ट की या मोटरसाइकिल की। अमूमन तलबा तो चलाते ही हैं मोटरसाइकिल। 4 गियर होते हैं मोटर बाइक में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। या कार की मिसाल ले लें, जब आप गाड़ी या कार पहले गियर में होती है तो उसकी स्पीड सबसे कम होती है, फिर दूसरे गियर में बढ़ती है, तीसरे गियर में और बढ़ती है, चौथे गियर में मैक्सिमम हो जाती है, अगर 4 गियर वाली कार है तो। बताइए एक्सेलरेशन कहाँ सबसे ज़्यादा होगा? तो जवाब बिल्कुल सादा है, जो पहला गियर होगा जब वेलोसिटी ज़ीरो है। अभी एक्सेलरेटर जो है वो एक्सेलरेटर पे पैर रखा हुआ है, गियर को छोड़ा नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, क्लच को छोड़ा नहीं है, तो उस वक्त क्या होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि पूरी की पूरी कार को उसके इंजन को फोर्स लगानी पड़ती है ताकि कार को मूव कर सके। तो इंजन उस वक्त सबसे ज़्यादा फोर्स लगाता है पहले गियर में। यही वजह है कि वेलोसिटी ज़ीरो होने के बावजूद एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे जैसे कार दूसरे तीसरे गियर में आती है तो वेलोसिटी बढ़ने लगती है, और चौथे गियर में वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम। अब उससे ज़्यादा वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ये भी एक मिसाल है, कार की मिसाल से भी आप इस बात को समझ सकते हैं। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तो तीसरा पॉइंट जो क्या था वो ये, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स में कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी विल बी ज़ीरो एट पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी क्या होगी, तमाम स्टूडेंट्स लिखें इसे, एक्सट्रीम पोजीशंस ए और बी पर वेलोसिटी ज़ीरो होगी, बट
एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, विल बी मैक्सिमम। ओके, और जब बॉडी इधर आएगी मीन पोजीशन पर, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। अगला पॉइंट नोट कर लें, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, बट एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इज दैट क्लियर। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर याद आ रहा है, वो भी लिख लें, नोट करते जाएं स्टिल करके। ये आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं साथ साथ भाई, नोट्स भी लिखें, समझें भी, अच्छे स्टूडेंट बने, अपने घर वालों का सबका नाम रोशन करें, अल्लाह आपका मुस्तकबिल रोशन करे, सबका करे, आमीन सुमा आमीन। उसके बाद देखिए पांचवा फीचर क्या है। जो पांचवा फीचर है वो ये है, वो तो हम प्रूव कर चुके हैं कि जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है तो उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगला यही है, इसको आप मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, वर्डिंग में लिखना चाहें तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन is directly proportional to the displacement but and always directed towards the mean position। इज दैट क्लियर। ओके, इस पर बात हम कर चुके वीडियो में तफसील से पिछले वीडियोस में। और छठा जो है, मोशन जो एक प्लेन के अंदर होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, प्लेन के अंदर। नंबर 6 भी करके लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट फीचर में, SHM मोशन शुड बी, थोड़ा सा चेंज किया वर्डिंग को, शुड बी इन अ प्लेन। इसका मतलब क्या है, प्लेन में होनी चाहिए। प्लेन यानी एक प्लेन सतह को कहते हैं ना, एक सतह, यानी यहाँ पे आपने एक प्लेन बना ली, ये एक प्लेन है फर्ज कर लें, तो ये वाइब्रेट कर रहा है यहाँ पर, तो इस प्लेन के अंदर ही है, बोर्ड के प्लेन के अंदर। ऐसा नहीं है कि प्लेन से बाहर चला जाए वाइब्रेट करते हुए या ऐसे चला जाए। यानी फ़र्श है, अगर फ़र्श के ऊपर ये सिस्टम रखा हुआ है, तो फ़र्श के ऊपर सिस्टम रखा है तो इस तरह से बॉडी वाइब्रेट कर रही है, प्लेन बन गया। समझ रहे हैं बात को, दिस इज़ अ प्लेन। इस प्लेन में जो है बॉडी इस तरह से वाइब्रेट कर रही है, स्प्रिंग से बंधी हुई है। ऐसा नहीं हो रहा कि इस प्लेन को छोड़ के कभी यूँ वाइब्रेट करना शुरू कर दे, यूँ करना शुरू कर दे, तो प्लेन से क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। तो प्लेन के अंदर होनी चाहिए। ये भी इसके इम्पॉर्टेंट फीचर के अंदर होता है कि प्लेन के अंदर रहनी चाहिए, प्लेन से आउट नहीं हो, और बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। यानी इसका मतलब क्या है, बॉडी रिपीट पीरियोडिक मोशन। आवाज़ जा रही होगी, मुझे माइक करीब करके बोलना पड़ रहा है। इतना वक्त नहीं है कि मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके इसको फिर रनअप करूं, और फिर इतनी सारी वीडियोस बनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको फिर अलग से टाइम दिया जाए। तो इसलिए मुझे मजबूरन जो है ना बस वीडियो बना के अपलोड पे लगानी होती है। इसलिए मुझे करीब करके थोड़ी सी मेहनत और तकलीफ़ तो है, लेकिन कोई बात नहीं। नंबर 7 में क्या बताया था अभी आपको, ये पेंटिंग हिल गई यहाँ से, ये हमने बनाई है पेंटिंग, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। देख, ये कैनवस पे बनी हुई है, एक्रेलिक पेंटिंग कहलाती है, एक्रेलिक कलर कहलाते हैं ये। अच्छा लगा बहुत, तो इसको ट्राई किया कि देखते हैं कैसी बनती है। आप भी बताइएगा कैसी बनी है पेंटिंग, कैसी लग रही है आपको। ओके, तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मोशन विल बी पीरियोडिक या शुड बी पीरियोडिक। ये थोड़ा सा चेंज करें वर्डिंग को, शुड लगा दें, शुड बी पीरियोडिक। जब इंग्लिश की ग्रामर के वर्ड हैं तो इस्तेमाल करो ना। मोशन शुड बी पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या है, यानी बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। किस में,
इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम का मतलब क्या है, अगर एक वाइब्रेशन फर्ज कर लें 2 सेकंड में हो रही है तो अगली वाइब्रेशन भी 2 सेकंड में हो, फिर तीसरी वाइब्रेशन भी 2 सेकंड में हो, चौथी वाइब्रेशन भी 2 सेकंड में हो, यानी बॉडी अपनी मोशन को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट करे। इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। यही वजह है सिंपल हार्मोनिक मोशन को पीरियोडिक मोशन भी कहा जाता है, यानी इस तरह से एक हारमोनी बन जाती है, तभी तो ये हार्मोनिक है। ये असल में हार्मोनिक लफ्ज़ आया मौसीकी से, किससे आया है, और उसको कहते ही उर्दू में मौसीकाई हरकत है। देखो नाम याद आ गया, क्या कहते हैं, सादा मौसीकाई हरकत कहा जाता है इसे उर्दू में, पता है आपको, म्यूज़िक से निकला है लफ्ज़। वो कहते नहीं बेसुरा चल जाता है लेकिन बेताला नहीं चलता। ये आप उर्दू जो मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो जुमले से वाकिफ़ हैं। बेसुरा चल जाता है, आवाज़ किसी की अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वो सुर के अंदर है यानी ताल के अंदर है, हार्मोनिक साउंड है उसका, हार्मोनिक वे में ताल के साथ यकसा मात्रों के साथ वो अगर वो गाना गा रहे हैं या कोई नात पढ़ रहा है या कोई कव्वाली हो रही है या जो भी कुछ हो रहा है, अगर वो यकसा वक्फ़ों के साथ हो रहा है, ताल के अंदर हो रहा है, तो सुनने वाले कानों को अच्छा लगता है। मुझे बताइए कव्वाली लोग पढ़ते हैं, जितने भी कव्वाल ज़्यादातर मैंने जो देखे हैं तो वो उनकी आवाज़ें कैसी होती हैं, अब आप अंदाज़ा लगा लें उनकी आवाज़ें कैसी होती हैं। आपने सुनी है ना कव्वाली, हर कव्वाल की आवाज़ तो बहुत ज़्यादा मोहम्मद रफ़ी साहब जैसी सुरीली तो नहीं होती, नहीं समझे बात को, लेकिन फिर भी तो कव्वालियाँ होती हैं मज़ारात पे, लोग सुनते हैं, आप और हम सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और अपनी रूहानी दुनिया और लज्जत लेते हैं। इज़ डेट क्लियर? तो वहाँ पे असल में हो क्या रहा होता है, ताल के अंदर सब कुछ चल रहा होता है, तो अच्छा लगता है, नहीं समझे बात को, और कनेक्शन हो जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छा लगता है। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।